हिम्मत न हार, इरादा न बदल, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर और उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। यूट्यूब चैनल प्रद्योत गुरुकुल के माध्यम से आज बाल मनोविज्ञान से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्न एकादशी 6 को लेकर मैं उपस्थित हूं। यह एकादशी यूपी टेट, सुपर टेट, रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, जिनमें बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी 6 का पहला प्रश्न। प्रश्न एकादशी 6 का पहला प्रश्न है, दूसरे के संवेगों को समझते हुए उसके प्रति संवेदनशीलता दिखलाना एक उदाहरण है। काहे का उदाहरण है? दूसरे के संवेगों को समझते हुए उसके प्रति संवेदनशीलता दिखलाना उदाहरण है। सांवेगिक बुद्धि का, बुद्धि लब्धि का, चित्त आनंद अभिव्यक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का विकल्प ए सही है, अर्थात सांवेगिक बुद्धि का। सांवेगिक बुद्धि का उदाहरण है, अर्थात सांवेगिक बुद्धि का उदाहरण है दूसरे के संवेगों को समझते हुए उसके प्रति संवेदनशीलता दिखलाना। यदि किसी को दुख है तो आप उसके प्रति दुख दिखलाएं, यदि कोई सुख में है तो आप भी सुख प्रदर्शन करें, यदि कोई करुणा में है तो आप भी करुणा का प्रदर्शन करें, यदि सामने वाला किसी परेशानी में है और आप उसकी परेशानी को समझते हैं, महसूस करते हैं, तो यह सांवेगिक बुद्धि है। पहले प्रश्न का विकल्प ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। भूख, निद्रा, रुचि, सुरक्षा। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? भूख जन्मजात अभिप्रेरक है। निद्रा, यह भी जन्मजात अभिप्रेरक है। रुचि, यह जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही हुआ। सुरक्षा, यह भी जन्मजात अभिप्रेरक है। जो अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं, जन्म से ही होते हैं, उन्हें जन्मजात अभिप्रेरक कहते हैं, और जो अभिप्रेरक जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, स्वतः अर्जित किए जाते हैं, वो अर्जित प्रेरक होते हैं। तो अर्जित अभिप्रेरक है रुचि। रुचि बाद में अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है। जन्म के बाद, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे विकास होता है बालक का, विभिन्न प्रकार की रुचियों का भी विकास होता है। तो रुचि जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। दूसरे प्रश्न का विकल्प सी सही है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न एकादशी का तीसरा प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया? कोर्ट लेविन ने, टॉलमेन ने, ब्रूनर ने या प्याजे ने? तो अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है कोर्ट लेविन ने। तीसरे प्रश्न का विकल्प ए सही है। कोर्ट लेविन ने अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है। आइए बात करते हैं अन्य विकल्पों पर भी। दूसरा विकल्प है टॉलमेन। तो टॉलमेन ने संकेत अधिगम का सिद्धांत दिया है। अधिगम का संकेत सिद्धांत, अर्थात टॉलमेन द्वारा संकेत अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। ब्रूनर के द्वारा अन्वेषण अधिगम सिद्धांत दिया गया है, अर्थात ब्रूनर के सिद्धांत का नाम है अन्वेषण अधिगम सिद्धांत। और प्याजे ने संज्ञानात्मक बुद्धि का या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। टॉलमेन द्वारा संकेत अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। ब्रूनर द्वारा अन्वेषण अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। और कोर्ट लेविन द्वारा तल रूप सिद्धांत दिया गया है, जिसे क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का विकल्प ए सही है। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हल का पुनर्बलन सिद्धांत कितने प्रमेय पर आधारित है? हल का पुनर्बलन सिद्धांत कितने प्रमेय पर आधारित है? 33 प्रमेय, 133 प्रमेय, 233 प्रमेय,
333 प्रमेय। तो हल का सिद्धांत 133 प्रमेय पर आधारित है। विकल्प बी सही है। हल का पुनर्बलन सिद्धांत 133 प्रमेय पर आधारित है। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि हल ने स्वयं सिद्ध कथन 17 और प्रमेय 133 दी थी, जिनके आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात हल का सिद्धांत स्वयं सिद्ध कथन 17 और 133 प्रमेय पर आधारित है। देखते हैं इस प्रकार। चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, टेलर ने सृजनात्मकता के कितने क्रमिक स्तर बताए? टेलर ने सृजनात्मकता के कितने क्रमिक स्तर बताए? 7, 3, 4 या 5? तो पांचवें प्रश्न का विकल्प डी सही है। डी विकल्प 5। अर्थात टेलर ने सृजनात्मकता के 5 क्रमिक स्तर बताए हैं। 5 क्रमिक स्तर हैं कौन कौन से, ये भी जान लेते हैं। पहला स्तर है अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता। दूसरा स्तर है उत्पादक सृजनात्मकता। तीसरा है अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता। चौथा है नवचारित सृजनात्मकता और पांचवा है उदयगामी सृजनात्मकता। इस प्रकार टेलर के 5 क्रमिक स्तर हैं जो सृजनात्मकता से संबंधित हैं। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षोपयोगी प्रश्न है। छठा प्रश्न है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गुड का। रॉस का नहीं है, गैरेट का नहीं है, स्किनर का भी नहीं है। अर्थात छठे प्रश्न का विकल्प सी सही है। सी विकल्प सही है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कहा है गुड ने। छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? सीखने में पठार के कारण हैं। सीखने में पठार के कारण पूछे गए हैं। यहाँ गलत लिख गया है, थोड़ा सा पठार होना चाहिए था। सीखने में पठार के कारण हैं। सीखने में पठार आ जाता है। लगभग एक जैसा सीखना हर समय नहीं रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो जब सीखने में कमी आती है उस स्तर को पठार कहा जाता है। तो सीखने में पठार के कारण कौन कौन से हैं? रुचि का अभाव। हाँ, जब सीखने में रुचि नहीं होती है तो सीखना कम हो जाता है, सीखने में पठार आ जाता है। तो सीखने में पठार का कारण रुचि का अभाव है। दूसरा विकल्प है अभिप्रेरणा का अभाव। जब व्यक्ति किसी भी प्रकार से अभिप्रेरित नहीं होता है तो उसका सीखना धीमा हो जाता है और सीखने में पठार आ जाता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा का अभाव भी सीखने में पठार का कारण है। तीसरा विकल्प है सीखने की अनुपयुक्त विधि। यदि उपयुक्त विधियों का उपयोग न किया जाए तो सीखना अच्छा नहीं होता है, सीखना स्थायी नहीं होता है, प्रभावी नहीं होता है, तब भी सीखने में पठार आ जाता है। इस प्रकार सातवें प्रश्न का विकल्प डी सही हुआ। ये सभी सीखने में पठार के कारण हैं। ये सभी कौन कौन से? रुचि का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव, सीखने की अनुपयुक्त विधि, ये सभी सीखने में पठार के कारण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है सोशल लर्निंग एंड लिमिटेशन पुस्तक के लेखक हैं। सोशल लर्निंग एंड लिमिटेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिलर्व, डोलार्ड, नॉर्मैन, रोजर, इनमें से कोई नहीं। तो आठवें प्रश्न का विकल्प ए सही है। आठवें प्रश्न का विकल्प ए सही है। मिलर्व डोलार्ड ने सोशल लर्निंग एंड लिमिटेशन नामक पुस्तक लिखी। आठवें प्रश्न का विकल्प ए सही है। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। दूरस्थ अथवा
अदृश्य वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही रिक्त स्थान है। क्या है? तर्क, रुचि, कल्पना, ध्यान। दूरस्थ अथवा अदृश्य वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही है। ऐसी वस्तुएं जो बहुत दूर हैं, ऐसी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती हैं, उन वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है, या रुचि, या कल्पना, या ध्यान? तो कहलाता है कल्पना। अर्थात दूरस्थ अथवा अदृश्य वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। दूरस्थ अथवा अदृश्य वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यह कल्पना की परिभाषा है जो मैकडूगल ने दी है। यह परिभाषा किसने दी है? मैकडूगल ने। अर्थात मैकडूगल ने कल्पना की परिभाषा देते हुए कहा है कि दूरस्थ अथवा अदृश्य वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्न एकादशी, छठी एकादशी है। छठी एकादशी का 10वां प्रश्न, रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस की स्थापना हुई। रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1954 में, 1962 में, 1981 में, या 1970 में? तो 10वें प्रश्न का विकल्प बी सही है, 1962 में। 1962 ईस्वी में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस की स्थापना हुई थी। देखते हैं 11वां प्रश्न। प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न है। 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। प्रतिवर्त के बारे में पूछा गया है। कौन से प्रतिवर्त 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं? पकड़ना, मोरो, रूटिंग, या बेबिन्स्की? तो कौन सा प्रतिवर्त ऐसा है जो शिशु में 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाता है? 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, रूटिंग। अर्थात रूटिंग 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। आइए अन्य विकल्पों पर भी बात कर लें। पकड़ना, पकड़ना 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाते हैं। ऐच्छिक पकड़ में विस्थापित हो जाते हैं। अगला विकल्प है मोरो, तो मोरो 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं। यद्यपि तीव्र शोर के प्रति अनुक्रिया स्थायी होती है। अगला है बेबिन्स्की, बेबिन्स्की 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। यह 4 प्रकार के प्रतिवर्त आपको पता लगे कब विलुप्त होते हैं। इस प्रकार 11 प्रश्नों की एकादशी पूर्ण हुई। आपको एकादशी कैसी लगी अवश्य बताएं, कमेंट करें। यदि एकादशी अच्छी लगी हो तो अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उपयोगी वीडियो आपको प्रतीत होती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो समय से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।